नमस्ते भारत। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के MCQ को सॉल्व करेंगे। चूँकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे हम BPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, कंबाइंड सिविल सर्विसेज जो 17वीं BPSC होना है सितंबर में, या फिर BPSC टीचर का एग्ज़ाम जून में होना है, या फिर आगे जो भी BPSC टीचर का एग्ज़ाम होगा, SI का एग्ज़ाम होगा, जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होता है, या फिर बिहार SSC का एग्ज़ाम है, या फिर कोई भी इससे मिलता जुलता हुआ एग्ज़ाम जो जहाँ की GK GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम कुछ दिन के लिए जो है पॉलिटी का जो MCQ सीरीज हम चला रहे थे उससे हम थोड़ा रोक देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने जो है 200 MCQ को पढ़ लिया है, और वो 200 MCQ के माध्यम से जो है हमने इंडियन पॉलिटी के मैक्सिमम सेक्शन को कवर कर लिया है, जहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वजह से जो है अभी हम उसे थोड़े दिन के लिए रोक देते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम जो है पॉलिटी को जो है कंटिन्यू करेंगे। इतिहास में भी आधुनिक भारत के इतिहास के सेक्शन को जो है अभी हम पढ़ेंगे, और ये जो हम बुक अभी पढ़ेंगे, जो MCQ पढ़ेंगे, वो NCERT और जो SCERT की जो किताबें हैं, 6 से लेकर के 12 तक के चैप्टर हैं, उस चैप्टर के जो है अधिकांश जो है कॉन्सेप्ट को यह MCQ जो है कवर कर लेगा। तो अगर आप इतना करके जाते हैं, इस MCQ को पढ़ के जाते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में जो है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। क्योंकि सिर्फ हम MCQ नहीं पढ़ेंगे जिस प्रकार हमने पॉलिटी को पढ़ा है कि MCQ के आसपास जो है रिलेटेड जो टॉपिक पूछ रहा था उस पूरे टॉपिक को हम पढ़ ले रहे थे। तो हम हिस्ट्री को भी उसी प्रकार पढ़ेंगे कि जो भी हम MCQ सॉल्व करेंगे उस MCQ से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा हमारे सामने, अगर वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसकी महत्ता को देखते हुए हम उस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। तो MCQ के साथ साथ जो है हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता चलेगा। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर किसकी राजधानी थी, तो मीर कासिम ने जो है मुंगेर को राजधानी बनाया था। A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और मुंगेर को जो मीर कासिम ने राजधानी बनाया तो कब बनाया है, 1762 ईस्वी में जो है मुंगेर को मीर कासिम ने अपनी जो है बंगाल की राजधानी बनाया है। मीर कासिम बंगाल का नवाब बना कब है, तो बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम 1760 में मीर जाफ़र के स्थान पर बना, और जो है 2 साल बाद जो है मुंगेर को बंगाल की राजधानी बनाया। मुंगेर से पहले जो है बंगाल की राजधानी क्या थी, तो बंगाल की राजधानी जो है पहले मुर्शिदाबाद थी, जो मुर्शीद कुली खान के द्वारा जो है मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया गया था। तो इस मुर्शिदाबाद से हटा करके जो है बंगाल की राजधानी मुंगेर बनाने का काम जो है मीर कासिम के द्वारा 1762 में किया गया। और क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जो है अगर मुर्शिदाबाद में राजधानी होती तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है शासन प्रशासन में अधिक से अधिक हस्तक्षेप किया जाता। तो ब्रिटिशर्स के हस्तक्षेप से बचने के लिए बंगाल की राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर को बनाया है। वहीं जो है मुंगेर में ही मीर कासिम के द्वारा एक काम और किया गया कि वहाँ पर जो है बंदूक की फैक्ट्री, यानी कि जो तोप और तोड़दार बंदूक थे उसके निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित किया। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बंदूक फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की गई, तो बंदूक फैक्ट्री एक तो स्थापित की गई मुंगेर में, वहीं जो है किसके द्वारा स्थापित की गई, तो यही जो है मीर कासिम के द्वारा स्थापित की गई। और ये इस मीर कासिम का संबंध जो है एक जगह और है जो कि बक्सर के युद्ध से है। बक्सर के युद्ध से जो है मीर कासिम का संबंध है। तो बक्सर का युद्ध सबसे पहले हुआ कब है, तो 23 अक्टूबर जो है 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ है। इस बक्सर के युद्ध में जो है कौन कौन लोग शामिल थे, तो इस बक्सर के युद्ध में एक तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, वहीं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और जो है मीर कासिम, ये तीनों का सैन्य गठबंधन था। और ये तीनों का सैन्य गठबंधन का सामना किससे हुआ है, तो अंग्रेज के तरफ से जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया जा रहा था। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि अंग्रेजी सेना में तो हेक्टर मुनरो जो है उसका नेतृत्व कर रहा था। वहीं जो है इधर जो दूसरी तरफ जो सेना थी उसमें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और जो है मीर कासिम। तो इन तीनों के सैन्य गठबंधन का सामना जो है बक्सर का युद्ध जो 23 अक्टूबर जो है 1764 को हुआ है, उसमें अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो से सामना हुआ। हालांकि जो है हेक्टर
मुनरो अंग्रेजी सेना की जीत हुई और जो है इन तीनों को जो है हार का सामना करना पड़ा और बाद में जाकर के जो है कुछ संधि समझौते किए गए, जिसमें इलाहाबाद की संधि वगैरह फेमस है। तो जब बक्सर का युद्ध आएगा तो वहाँ पर हम इलाहाबाद की संधि को पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए जो है इतना काफ़ी है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बक्सर का युद्ध से ही है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ हम पढ़ लेंगे कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो अभी हमने पढ़ा कि हुआ कब है, सबसे पहले तो बक्सर का युद्ध हुआ है 23 अक्टूबर 1764 को हुआ है। और किसके किसके बीच हुआ है, तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ है। वहीं मीर कासिम ने जो है क्या है, सैन्य गठबंधन बनाने का काम किया था, सबको जो है एक पास लाने का काम किया था ताकि अंग्रेजी सेना का सामना किया जा सके। तो इस सैन्य गठबंधन में कौन कौन लोग शामिल थे, तो इस सैन्य गठबंधन में जो है एक तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, वहीं जो है मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और तीसरी तरफ जो है मीर कासिम। तो इन तीनों का सैन्य गठबंधन और साथ ही जो है अंग्रेजी सेना। तो यहाँ आंसर उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मीर कासिम, चूँकि ऑप्शन वैसा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। तो मीर कासिम जो है और अंग्रेज के बीच जो है बक्सर का युद्ध हुआ था और 23 अक्टूबर 1764 को हुआ है। और अंग्रेजी सेना का अगर नेतृत्व पूछेगा कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, तो हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया जा रहा था। और इस बक्सर के युद्ध में जो है, इस बक्सर के युद्ध में जीत किसकी होती है, तो अंग्रेजी सेना की जीत होती है, हेक्टर मुनरो की जीत होती है। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो की जो जीत होती है, तो इस संबंध में पी.ई. रॉबर्ट्स एक इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि प्लासी युद्ध की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यानी कि अगर प्लासी के युद्ध ने जो है एक आधार तैयार किया तो उस पर जो है बिल्डिंग बनाने का काम किसने किया, तो बक्सर के युद्ध ने। यानी बक्सर के युद्ध जो है एक निर्णायक जीत मानी जाती है अंग्रेज़ों की, जिसने कि भारत में उसके जो है प्रभुसत्ता को, उसकी जो है उपनिवेश को स्थापित करने का काम किया। तो इस मायने में बक्सर का युद्ध बहुत ही निर्णायक था। वहीं प्लासी का युद्ध जहाँ जो है अंग्रेज़ों की प्रभुता बंगाल में स्थापित करता था, वहीं बक्सर के युद्ध ने जो है कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। कैसे दे दिया, तो जो बक्सर का युद्ध हुआ तो उस बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा दो संधि की गई। एक पहली इलाहाबाद की संधि, तो ये पहली इलाहाबाद की संधि कब होती है, तो ये पहली इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त 1765 को होती है। तो ये पहली इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1765 को होती है, किसके किसके बीच होती है, तो एक तो अंग्रेज गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव है वो, और मुग़ल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। और इस इलाहाबाद की संधि से क्या किया जाता है कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 जगह की दीवानी जो है मिल जाती है और इस दीवानी के माध्यम से जो है वो राजस्व वसूलने का अधिकार उनको मिल जाता है। तो एक तरह से वो वित्त के मामले में, फाइनेंस के मामले में जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मुग़ल शासक जो शाह आलम द्वितीय था, उसको 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देने को जो है अंग्रेज़ लोग स्वीकार करते हैं। और दूसरी इलाहाबाद की संधि कब होती है, 16 अगस्त 1765 को। तो पहली इलाहाबाद की संधि हो रही है 12 अगस्त 1765 को और दूसरी इलाहाबाद की संधि हो रही है 16 अगस्त 1765 को हो रही है। और ये दूसरी जो इलाहाबाद की संधि होती है ये अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और जो है अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछ देता है कि इलाहाबाद की संधि जो है किसके किसके बीच हुई थी। तो अगर 12 अगस्त 1765 वाला पूछेगा तो उसमें मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अगर जो है 16 अगस्त 1765 वाला पूछेगा तो अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। वहीं जो इस बक्सर के युद्ध जब हो रहा है, बक्सर का युद्ध कब हो रहा है, 23 अक्टूबर जो 1764 को बक्सर का युद्ध हो रहा है। तो इस युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था अगर पूछेगा, तब उस समय बंगाल का नवाब जो है मीर जाफ़र था, जो कि मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया था अंग्रेज़ों ने और मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब बना दिया था। तो इसलिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। हमेशा इस आंसर में जो है कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब मीर कासिम के द्वारा लड़ाई किया जा रहा है तो उस समय मीर कासिम ही बंगाल का नवाब होगा, लेकिन नहीं, मीर कासिम नहीं है। मीर कासिम को अपदस्थ करके मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इसलिए बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन है, मीर जाफ़र है। वहीं बंगाल का गवर्नर कौन है बक्सर के युद्ध के समय, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो बंगाल का गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है। और रॉबर्ट क्लाइव को जो है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक स्टेटमेंट कहा गया है, जब बक्सर का युद्ध उसने जीत लिया तो इसलिए जो है उसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी गई थी रॉबर्ट क्लाइव को। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है।
बक्सर के युद्ध से रिलेटेड 2 पॉइंट और है कि जब बक्सर का युद्ध हो गया और बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई, तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई है। क्या स्थापना की गई है? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई है। और ये द्वैत शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया? यही उस समय जो बंगाल का गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर कि बंगाल में द्वैत शासन कब स्थापित किया गया है, तो 1765 में किया गया। जब इलाहाबाद की संधि हो रही है उसके बाद जो है बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया जा रहा है। और किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है स्थापित किया जा रहा है। इस द्वैत शासन को भी अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट और जान ले कि इलाहाबाद की संधि के बाद ही जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल और बिहार का जो है उपदीवान बनाया, एक तरह से राजस्व को कलेक्ट करने के लिए। तो बंगाल का उपदीवान जो है मोहम्मद रजा खान को, बंगाल का उपदीवान किसको बनाया है? मोहम्मद रजा खान को। वहीं बिहार का उपदीवान जो है किसको बनाया है? राजा सिताब राय को। तो ये जो है 2 काम किया गया कि बंगाल और बिहार का जो है उपदीवान बनाया गया राजस्व के कलेक्शन के लिए। वहीं जो 1765 में जो द्वैत शासन को लागू किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो इस द्वैत शासन के माध्यम से जो है दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार और साथ ही जो है निजामत का कार्य यानी कि जो भी न्यायिक और कानूनी कार्य था, ये दोनों जो है किसके अधीन आ गए? ये दोनों जो है अंग्रेजों के अधीन आ गए। इसे हम द्वैत शासन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो प्रशासनिक दायित्व था, शासन प्रशासन का काम था, वो तो बंगाल के नवाब पर जो है एक तरह से सौंप दिया गया, जबकि जो राजस्व वसूली का दायित्व था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इस द्वैत शासन से रिलेट करके आप एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जब द्वैत शासन को लागू किया गया तो इसमें जो है कि राजस्व वसूलने का अधिकार अब अंग्रेजों के हाथ में आ गया, तो उसने राजस्व एक तरह से वसूलने के लिए जो है कुछ प्रमुख दीवानी कार्यालय स्थापित किए, जिसमें से जो है एक मुर्शिदाबाद में और एक जो है पटना में स्थापित किया गया। हालांकि जो ये द्वैत शासन लागू किया गया, वे द्वैत शासन जो है व्यवहारिक दृष्टि से ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका, तो इसलिए क्लाइव द्वारा स्थापित इस द्वैत शासन को जो है 1772 में, कब जो है 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। तो इतना पॉइंट जो है कुछ आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ है? तो भारत का सबसे पहले व्यापारिक संबंध जो है पुर्तगाल से स्थापित हुआ है। तो हम थोड़ा सा पुर्तगाली के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पुर्तगाली जो है व्यापार हेतु जो है समुद्री मार्ग से आने वाले ये पहले यूरोपीय यात्री थे, जो क्वेश्चन भी पूछ रहा था। तो जब पुर्तगाली भारत आए तो भारत आने के क्रम में जो है वो कब आए? तो 1498 ईस्वी में जो है वो भारत पहुँचे। और 1498 ईस्वी में जो है किसके मदद से? अब्दुल मजीद की मदद से जो है भारत पहुँचे। और सबसे पहले वो कहाँ पहुँचे थे? तो कालीकट पहुँचे। और उस समय कालीकट का शासक कौन था? तो जो जमोरिन था। तो इस तरह से कुछ फैक्चुअल पॉइंट जो है जो एग्जाम में पूछता है कि 1498 में पुर्तगाली भारत पहुँचे और कहाँ पहुँचे? कालीकट। और किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद की सहायता से। और उस समय कालीकट का शासक कौन था? तो जमोरिन था। वहीं जो है जब पुर्तगाली भारत आए तो सबसे पहले 1503 में जो है कोचीन, यानी कि कोचीन जो कि केरल में है, तो कोचीन में जो है अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। कब स्थापित करते हैं? 1503 में जो है कोच्चि में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है कौन था? फ्रांसिस्को दा अल्मीड़ा था। तो फ्रांसिस्को दा अल्मीड़ा के बारे में क्वेश्चन रहता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति जो है किसने अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को दा अल्मीड़ा ने अपनाया था। और ये ब्लू वाटर की पॉलिसी क्या थी? तो समुद्री व्यापार में एक अधिकार स्थापित करने का एक नीति था। तो ये फ्रांसिस्को दा अल्मीड़ा के द्वारा जो है अपनाया गया था। ये और पुर्तगाली उपनिवेश का ये जो है पहला वायसराय था। वहीं जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क है उसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये 1509 में जो है भारत का वायसराय बना था, भारतीय उपनिवेश का वायसराय बना था। तो जब पूछेगा क्वेश्चन कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तब आंसर क्या होगा? अल्फांसो दी अल्बुकर्क हो जाएगा। वहीं जो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा जो है 1510 ईस्वी में, कब? 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक जो यूसुफ आदिल शाह हैं उससे गोवा को छीनकर उस पर एकाधिकार जो है अल्बुकर्क के द्वारा कर लिया गया था। और बाद में जाकर के जो है गोवा को पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी भी बनाई जाती है। पुर्तगाली जब भारत आए तो उनके भारत आगमन से जो है यहाँ कुछ वो लेकर आए, जिसमें से एक क्वेश्चन रहता है कि तंबाकू की खेती का प्रचलन जो है पुर्तगालियों के आने से बढ़ा। वहीं जहाज़ निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस, तो जहाज़ निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती, ये सब जो है किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की जो है देन है। आलू जो है और मक्का भी भारत लेकर आए थे पुर्तगाली। तो आलू, मक्का, तंबाकू की खेती, जहाज़ निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब जो है पुर्तगालियों के आने से जो है यहाँ प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान जो है उसके व्यापारिक एकाधिकार से संबंधित
संबंधित है। ये जो है कब प्रदान किया गया है, तो 1717 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जो है प्रदान किया गया है। यहाँ पर 1632 दिया हुआ है आंसर, ये गलत है, आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1717 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान जो है प्रदान किया गया था। तो ये अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान था क्या, तो 1717 में, कब जो है 1717 में अंग्रेज का जो है एक ब्रिटिश मंडल जो है कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए फर्रुख सियर, उस समय जो है मुग़ल बादशाह कौन था, फर्रुख सियर के दरबार में पहुंचा। और 1717 में जो है 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश मंडल जो है कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए जो है मुग़ल बादशाह फर्रुख सियर के दरबार में पहुंचा। उस समय मुग़ल बादशाह कौन था, 1717 में फर्रुख सियर था, तो इसके दरबार में पहुंचा। और इस ब्रिटिश मंडल का एक सदस्य था हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन जो है इस ब्रिटिश मंडल का एक सदस्य था, जो कि एक सर्जन था। और ये सर्जन था, और उस समय जो है फर्रुख सियर को कुछ बीमारी हो गई थी, तो उस बीमारी को ठीक करने में इस सर्जन ने, इस हैमिल्टन ने जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इससे फर्रुख सियर खुश होकर के जो है उसने कुछ फरमान जारी किए थे, जिसमें कि व्यापारिक एकाधिकार जो है उनको कुछ मिल गया था। तो ये जो सुनहरा फरमान है ये अंग्रेज़ों के व्यापारिक एकाधिकार से रिलेटेड है। तो फर्रुख सियर के द्वारा 3 फरमान जारी किया गया था। एक फरमान बंगाल के लिए था, एक जो है बम्बई के क्षेत्र के लिए था, और एक जो है सूरत के लिए क्षेत्र के लिए था। तो बंगाल के लिए उसने क्या सुनहरा फरमान जो है अंग्रेज़ों के लिए जारी किया कि यहाँ पर कहा गया कि अगर अंग्रेज़ द्वारा 3000 रुपया वार्षिक टैक्स पे कर देते हैं, तो वहाँ पर कंपनी को जो है उसके जो भी जितने व्यापार करते हैं, तो सारा व्यापार में जो है उनको सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से जो है सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया इस फरमान के द्वारा। बम्बई के फरमान के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि ब्रिटिशर्स द्वारा जो भी सिक्के ढाले जाएंगे वो सारे ब्रिटिश सिक्कों को जो है समूचे मुग़ल साम्राज्य में चलाने की छूट होगी। दूसरा ये था। तीसरा, सूरत के लिए कुछ जो है 3 फरमान जारी किया गया, जो सुनहरा फरमान के नाम से जो है फेमस है, जो मुग़ल बादशाह जो है फर्रुख सियर के द्वारा 1717 में जारी किया गया था। इसके माध्यम से व्यापारिक जो है एकाधिकार बहुत सारे क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया था, और वो जो है अपनी आर्थिक स्थिति को उन्होंने बहुत मजबूत कर लिया। कारण से जो है और महोदय ने इस फरमान को, इस 1717 के सुनहरे फरमान को जो है कंपनी के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन क्या है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, तो पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो उस समय जो पुर्तगाली शासक जो अल्बुकर्क था, किसके द्वारा, अल्बुकर्क के द्वारा जो है गोवा पर अधिकार कर लिया जाता है। और किससे गोवा छीना जाता है, तो गोवा पर उस समय जो शासन होता है, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह का जो है गोवा पे शासन होता है। तो गोवा जो है अल्बुकर्क के द्वारा आदिल शाह से छीन लिया जाता है और गोवा पर अधिकार कर लिया जाता है। बाद में जाकर के 1530 में जो है नीनो डी कुन्हा, एक पुर्तगाली वायसराय है, नीनो डी कुन्हा के द्वारा जो है गोवा को राजधानी बनाया जाता है। जबकि जो है 1530 से पहले पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कौन थी, तो वो कोचीन थी। लेकिन 1530 में जाकर के नीनो डी कुन्हा के द्वारा जो है गोवा को राजधानी बनाया जाता है, कोचीन से हटा करके। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ जो है अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। हालांकि ऑप्शन में मुनरो नहीं है, अगर रीड और मुनरो दोनों रहे तो आंसर दोनों हो जाएगा कि रीड और मुनरो के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी क्या, तो यह एक प्रकार का भू राजस्व व्यवस्था था। भू राजस्व यानी लगान कलेक्ट करने की व्यवस्था थी। और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो रैयत शब्द है, रैयत का अर्थ होता है क्या, रैयत का अर्थ साउथ दक्षिण के राज्यों में होता है किसान, यानी कि किसानों से डायरेक्ट जो है समझौता अंग्रेज़ों के द्वारा कर लिया गया लगान वसूलने के लिए। तो क्वेश्चन कभी ये पूछता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है लगान कलेक्ट करने के लिए किससे समझौता किया गया, तो ऑप्शन में रहता है ज़मींदार से, किसान से, या फिर और भी जो ऑप्शन दिया रहता है। तो उसमें जो है क्या आंसर हो जाएगा, किसानों से, यानी कि वो डायरेक्ट जो है किसानों के संपर्क में आ गए ब्रिटिशर्स कि हम जो है टैक्स डायरेक्ट किसान से वसूल करेंगे। और रैयत का दक्षिण के राज्यों में रैयत का अर्थ ही होता है किसान। तो ये एक प्रकार की लगान कलेक्ट करने की व्यवस्था थी। क्वेश्चन रैयतवाड़ी के बारे में रहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो सबसे पहले जो है 1792 में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले तमिलनाडु के 12 महल ज़िले में जो है लागू किया गया था। हालांकि जो है इसको बहुत बड़े स्तर पर कब लागू किया गया है, तो इसका डेट है 1820 से 27। तो आप देख लेंगे क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा। कोई भी चीज़ को बहुत अधिक रटना नहीं होता है, कभी कभी हम क्वेश्चन और ऑप्शन के अनुसार जो है आंसर देते हैं। 1820 से 27 के दौरान जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया जाता है, जिसमें जो है मुनरो के द्वारा, किसका नाम आता है, मुनरो के द्वारा जो है 1820 में इस व्यवस्था को प्रारंभ किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ लागू होता है, तो एक तो मद्रास, बम्बई और असम के कुछ इलाकों में। ये मद्रास,
बम्बई, वहीं असम के कुछ भाग, असम और कुर्ग वाला क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है। और इस तरह से ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होती है। तो इतना आप रैयतवाड़ी के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें से हर एक पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, चाहे वो किस क्षेत्र में लागू किया जाना हो, सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, ये सब जो है पूछा ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्या है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन है, तो रेड ड्रैगन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी को हम पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा जो है भारत 1498 ईस्वी में आया था। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो है 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। 1813 के चार्टर एक्ट से यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1813 का चार्टर एक्ट जो संवैधानिक सुधार के रूप में जाना जाता है, तो इसमें क्या कुछ प्रावधान नहीं किया गया था, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये सही है कि यहाँ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी, जो उनको एक अधिकार मिला हुआ था, तो उसको जो है आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। और सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ये एकाधिकार जो है अभी भी उनका बना रहा 1813 के चार्टर एक्ट के साथ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका जो व्यापारिक अधिकार था वो आंशिक रूप से समाप्त किया गया। पूरी तरह से समाप्त कब किया गया है, तो 1833 के चार्टर एक्ट से। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार है वो पूरी तरह से कब समाप्त किया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट से। वहीं आंशिक रूप से कब समाप्त हुआ है, तो 1813 के चार्टर एक्ट से। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये जो है नहीं, ये गलत है। ये जो है 1813 के चार्टर एक्ट का अंश नहीं है, बल्कि ये बातें जो है 1833 के चार्टर एक्ट के हैं। जो भी हमने पढ़ा कि 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है ये किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी चीन और चाय पे जो बचा हुआ था वो भी हटा दिया गया। इस पर भी अब एकाधिकार उनका नहीं रहा। तो ये आंसर, ये जो है 1813 का चार्टर एक्ट का नहीं, 1833 का चार्टर एक्ट का अंग है। इसलिए आंसर बी ही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था क्या कि कौन नहीं उस 1813 के चार्टर एक्ट का पार्ट था। तो बी आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है कि ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी गई थी। ये जो है सही है। डी क्या है कि चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। तो ये भी सही है, यानी कि 1813 के चार्टर चीन और चाय का व्यापार जो है, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार जो है व्यापारिक एकाधिकार उनका बना रहा 1813 के चार्टर एक्ट में। तो ये भी बातें क्या है, सही है। वहीं जो 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। यानी भारतीयों के लिए जो है शिक्षा का प्रावधान किया जाए, इसके लिए जो है 1 लाख रुपए की व्यवस्था जो है की गई। ये 1813 के चार्टर एक्ट से किया गया। वहीं जो है 1833 के चार्टर एक्ट से एक महत्वपूर्ण काम किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के माध्यम से बनाया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बनाया गया। और जो है विलियम बेंटिंक भारत का इस तरह से पहला गवर्नर जनरल था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक, और किस चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है बनाया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन क्या है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है 1498 में। इस तरह से हमने जो है 10 क्वेश्चन तक पढ़ लिया है। आगे के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में जो है और अच्छे से पढ़ेंगे। आज बस ये शुरुआत थी, मैं कोशिश कर रही थी कि मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर दिया जाए। हो सकता है आज शुरुआत उतनी अच्छी ना रही हो, लेकिन हम आगे और अच्छे से जो है चीज़ों को कवर करेंगे। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, तो क्या हम इसे कंटिन्यू करें या ना करें, तो आप एक बार मैसेज प्लीज कर दें, जिससे मैं जो है और अधिक बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकूं। और अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।